Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, this is the same series of MCQs is already been started, and we were in chapter number 3, which is force and motion. In lecture number 11 and 12, we had studied projectile in detail. We had studied all the concepts, all the MCQs based concepts in lecture number 11 and 12. Now we are going to do MCQs on projectile motion. Dear students, this will be according to the new syllabus. ठीक है, the syllabus जो PMD से ने इशू किया है, it will be according to that. और इससे पहले जो सिलेबस था, जो ओल्ड सिलेबस था, उसमें चैप्टर नंबर 2 नहीं था, जो वेक्टर्स एंड स्केलर वाला चैप्टर है वो नहीं था. तो इंशाल्लाह व्हेन वी फिनिश दिस चैप्टर आई विल स्विच ओवर टू चैप्टर नंबर 2. तो चैप्टर नंबर 2 में स्पेशली जो स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उसको हम पढ़ेंगे पहले और फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर आई विल बी ठीक है बैक टू chapter number 2 when this is over. This is MCQ number 1. MCQ number 1 है the vertical component of acceleration in case of projectile motion is. Number 1 0, ऑप्शन बी में लिखा है कांस्टेंट, सी में लिखा है चेंजेस स्लोली और डी में लिखा है ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. तो इफ यू रिमेंबर हमने प्रोजेक्टाइल के 4 बेसिक कंडीशंस पढ़े थे. अगर आपको याद है 11 और 12 लेक्चर्स आप दोबारा देखें, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में नंबर 1 जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है विच इज वी आई कॉज थीटा, दिस कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, इट इज फ्री अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. दूसरा हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी आई साइन थीटा, तो इट वेरीज विद टाइम. ये वाला जो कंपोनेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम 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 टॉप पे 0 और फिर ज्यादा 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 बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज मैक्सिमम. सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरीज. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ horizontal component of velocity remains constant. तो आपको पता है when velocity is constant तो horizontal component of acceleration is 0. लेकिन जो vertical component of velocity है it varies uniformly. ये uniformly कम 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 top पे 0 और फिर uniformly ज्यादा 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 before hitting the ground maximum. Therefore जो vertical component of acceleration है it remains constant and it is taken to be plus minus j. ठीक है, तो आप लोग देखें horizontal component of velocity always remains constant. तो horizontal component of acceleration is 0. vertical component of velocity varies with time. okay, लेकिन it varies uniformly with time. आहिस्ता आहिस्ता कम 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 टॉप पे 0 फिर ज्यादा 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 before hitting the ground it is maximum. Therefore the vertical component of acceleration remains constant, it doesn't change. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है इट रिमेन्स कांस्टेंट. याद रखिए अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, तो फिर 0. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. vertical component of velocity is varying uniformly, therefore the vertical component of acceleration remains constant. तो projectile motion में vertical component of acceleration remains constant, it doesn't change. ठीक है, अच्छा ओके, दिस इज एमसीक्यू नंबर 2. नंबर 2 में लिखा है द रेशियो ऑफ
horizontal and vertical components of velocity at different points of trajectory of a projectile is। नीचे लिखा है 1:1। 1:1 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी दोनों हर पॉइंट पे सेम है, तो रेशो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम 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 टॉप पे जीरो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा 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 बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखिए ये रेशो 1:1 पॉसिबल नहीं है, 2:1 भी पॉसिबल नहीं है, और 1:2 भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक आसान मेथड बता रहा हूँ। आसान कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोजेक्टाइल को यहां से इस तरह प्रोजेक्ट करें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड समिट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इम्पैक्टर। ये हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, इसका फाइनल जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इट इज जीरो एट द टॉप। टॉप पर ये जीरो है। अब इधर लेके देखिए, इधर आप अगर गौर से देखिए, द रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लफ्ज पहले लिखा है और वर्टिकल बाद में, यानी वी आर इंटरेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। आप इधर वी एक्स भी लिख सकते हैं, इधर वी वाई भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टली नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। The only force which is responsible for the projectile motion is gravitational force, जो हमने बार बार पढ़ा है, और वो वर्टिकल प्लेन में है। तो यहां पर वी एफ वाई जीरो है। तो आप लोग देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर जो भी है, लेकिन इट विल रिमेन कांस्टेंट, और जो वर्टिकल है इट इज जीरो। इट मींस वी आर गेटिंग, ठीक है, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो याद रखिए इसमें इंफिनिटी कोई से रिलेटेड कोई रेशो नहीं है। इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए टॉप पर जो रेशो है वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है रेशो इंफिनिटी, जो इसमें नहीं है। इसी वजह से ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सही ऑप्शन है नन। ठीक है, ओके, दिस इज एमसीक्यू नंबर 3। लिखा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। ऑप्शन ए जीरो, कांस्टेंट, चेंजेस रैपिडली, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो याद रखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स जीरो, मतलब इट इज जीरो। अच्छा, ओके, एमसीक्यू नंबर 4 है the vertical component of velocity with which the projectile travels certain horizontal distance is maximum 8. It is maximum 8. लिखा है hitting the ground, highest point यानी summit point at the point of projection, और डी में लिखा है remains constant throughout the motion। तो देखें हमने बार बार पढ़ा, आप लोग अगर देखें इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। शाबाश। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हिटिंग पॉइंट, यानी हिटिंग द ग्राउंड, और इसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, समिट पॉइंट।
तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फॉरगेट अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो याद रखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई इट विल बी मैक्सिमम हेयर, और आपको पता है इट विल बी जीरो हेयर, और अगेन hitting the ground, before hitting the ground it will be maximum, this will be maximum। देखिए वी आर इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इफ यू सी वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर जीरो है। तो ये जो ऑप्शन है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि वहां पर जीरो है, तो फॉरगेट अबाउट बी। और ये जो लिखा है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये सही है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में लेके गौर से पढ़ो, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल कवर्स सर्टन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी प्रोजेक्टाइल अगर कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, इसके बाद इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है। लेकिन यहां पर आप देखिए हमारे पास x क्या है जीरो, y क्या है जीरो, बिकॉज दिस इज द ऑरिजिन। तो ये वाला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट भी गलत है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट का मतलब है horizontal component of velocity remains throughout the motion of the projectile। तो the only option is option A। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल को जब आप ऊपर फेंकें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस, टॉप पर इट इज जीरो, और फिर इट इंक्रीजेस। इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे है। तो जब आप फोर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में अप्लाई करें तो ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, देयरफॉर वेलोसिटी बढ़ जाती है एंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम। देयरफॉर ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर है। अच्छा, दिस इज एमसीक्यू नंबर 5। याद रखिए एमडीसी का जो सिलेबस है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आप डिस्कस करें, मतलब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज विल बी देयर। ये हम बिल्कुल अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू द सिलेबस। ठीक है, जिस तरह सिलेबस है उसी तरह जा रहे हैं। देखिए लिखा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0.8। तो हमने बार बार पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, टॉप पर जीरो और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो देखें हमारे पास अगर ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं समिट पॉइंट, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो देखिए जब आप प्रोजेक्टाइल को इस तरफ फेंकें तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। व्हाई? बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स एक्टिंग, द ओनली फोर्स इज the gravitational force which is along the y direction या in the vertical direction। तो देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, यहाँ पर टॉप पे समिट पॉइंट पे इट इज जीरो। ठीक है, क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि देखिए बॉडी ऊपर जा रही है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे है। तो बॉडी अगर ऊपर जा रही है, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर है
और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। ये वर्टिकल वेलोसिटी को बिल्कुल एंटी पैरेलल है। तो ये फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को ना, इसके मैग्नीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम 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 और टॉप पर ये जीरो। और इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट इज मैक्सिमम। तो याद रखिए द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो एट द समिट पॉइंट या एट द टॉप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अच्छा देखिए, एमसीक्यू नंबर 6 है, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल द काइनेटिक एनर्जी एट द पीक पोजीशन। पीक पोजीशन का मतलब है summit point is 75% of the initial kinetic energy, assuming a resistance to be negligible। देखिए क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर आप इसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ई का मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि किस एंगल पर ये एनर्जी यहाँ पर 75% रह जाती है। ठीक है, मसलन अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है इट शुड बी 75 जूल। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल ये एनर्जी है 200 जूल, तो 200 का अगर आप 75% ले लें तो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, तो किस एंगल पर इधर जो एनर्जी है पॉइंट ऑफ समिट पॉइंट पे जो एनर्जी है वो इस एनर्जी का 75% हो जाता है। मसलन देखें, हमारे पास जो के एस है, के एस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट, और के पी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो ये एनर्जी इस एनर्जी का 75% है। देखिए दिस इज के पी। अब ये एनर्जी के एस इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस एनर्जी का 75% है। क्लियर? इस एनर्जी का 75, तो 75% का मतलब है 75 डिवाइड बाय 100 यानी 0.75। ठीक है, और ये जो Kp है ये हमारे पास क्या है? E। क्लियर? तो हमारे व्हाट इज E? E इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो यहां पर जो एनर्जी है, इधर जो एनर्जी है ये मैं लिखूंगा हाफ एम वी आई एक्स स्क्वेड इज इक्वल टू 0.75, और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी आई स्क्वेड। ये मैं लिख सकता हूँ वी आई एक्स, आपको पता है वी आई एक्स बराबर है वी आई कॉस थीटा। ये अगर आप इधर पुट करें तो यह आ जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वेड, और इधर लेके कॉस स्क्वेयर थीटा, और इधर मैं लिखूंगा 0.75 एंड दिस इज हाफ एम वी आई स्क्वेड। देखिए ये हाफ एम वी आई स्क्वेड हाफ एम वी आई स्क्वेड के साथ कैंसिल करो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वेयर थीटा इज 0.75। क्लियर? और अगर आप यहां से ये थीटा कैलकुलेट करें, थीटा, ठीक है, बल्कि ये cos स्क्वेयर थीटा है, आप cos थीटा कैलकुलेट करें तो इसका आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर इस थीटा को cos इनवर्स एंड 0.75 इस तरह ले ले अंडर द रूट, तो हमारे पास ये एंगल आ जाता है तकरीबन 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए से।
अच्छा देखिए, ये वाला जो एमसीक्यू है, अगर आप लेक्चर नंबर 11 और 12 देखें तो वहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला इस तरह था कि के एस डिवाइडेड बाय के पी, ये बराबर था कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप लोग देखें, अगर आप थीटा की जगह, सपोज आप थीटा की जगह यहाँ पर 30 पुट करें तो cos 30 बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, बाय 2। और इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। अगर ये रेशो यानी cos स्क्वायर थीटा, ये जो रेशो है, अगर ये 3/4 है तो 3/4 का मतलब है 75%। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, यानी के पी अगर 100 जूल है, तो के एस कितना होगा? के एस बराबर होगा 3/4 एंड दिस इज 100 जूल। देखिए 4 25 जार 100, 25 3 जार, अब देखिए दिस इज 75 जूल। ठीक है। यानी इफ द एंगल इज 30 तो टॉप पर जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी का 75% होगा। मसलन इनिशियल एनर्जी 100 जूल है तो दिस विल बी 75। अच्छा एक बात आप याद रखिए, अगर ये एंगल 45 है तो फिर टॉप पर एनर्जी क्या होगी? हाफ। अगर ये एंगल 60 है तो cos 60 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर ले ले तो 1/4, यानी टॉप पर जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी का 1/4 होगा। मे बी आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं, देन वी विल डू, लेकिन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। और ये फार्मूला हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 11 था या 12 था, उसमें बाकायदा हमने ये डेराइव किया था। ठीक है। अच्छा ओके, दिस इज एमसीक्यू नंबर 7। For which angle of projection with the horizontal, the kinetic energy at the peak position is 25% of the initial kinetic energy, assuming air resistance to be negligible। क्वेश्चन ये है कि किस एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टॉप पर, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 25% हो जाती है। इसका ये मतलब है प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल से फेंकें, ठीक है, कि ये काइनेटिक एनर्जी इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना हो? 25% ऑफ ई। तो याद रखिए 25% का मतलब ये है कि अगर ये एनर्जी 100 है तो इट शुड बी 25 जूल। अगर ये 100 जूल है तो इट शुड बी 25 जूल। तो 25 100 का क्या है? 1/4। तो हमारे पास ये फार्मूला है कि के एस डिवाइड बाई के पी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस थीटा की जगह हम क्या पुट करें कि इससे 1/4 आ जाए? तो याद रखिए 60, क्योंकि अगर आप 30 पुट करें तो 3/4 आ जाएगा, आप 45 पुट करें तो हाफ आ जाएगा, और अगर आप 60 पुट करें तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 का मतलब है 25%। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी जगह क्या पुट करें? 60 पुट करें। व्हाट इज cos 60? दिस इज हाफ, हाफ का स्क्वायर ले लें तो इससे आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब है 25%। मतलब अगर ये एनर्जी 100 जूल है, आप इसका 1/4 ले लें तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी? 25। तो 25 100 का क्या है? 25% है, यानी 1/4 है। ठीक है ना। तो याद रखिए सही ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास सी। या आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो के एस है, ठीक है, ये बराबर है 25% ऑफ के पी। क्लियर। तो व्हाट इज के एस? दिस इज हाफ। अभी हमने पढ़ा वी आई स्क्वेयर्ड इंटू क्रॉस स्क्वेयर थीटा, एंड दिस इज 25% का मतलब है 0.25, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इट इज रिटन लाइक दिस। ये इसके साथ कैंसिल करो तो ये आ जाएगा क्रॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0.25। तो क्रॉस थीटा आ जाएगा 0.25 अंडर द रूट। अगर आप थीटा कैलकुलेट करें क्रॉस इनवर्स ऑफ
ये ले ले, लेकिन वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसी वजह से मैंने इस तरह किया, तो ये एंगल आ जाएगा 60। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही। अच्छा, दिस इज अनदर एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8। लिखा है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड। लॉन्च्ड लफ्ज का मतलब है प्रोजेक्ट करना, फेंकना। At an angle of 45 with the horizontal, with initial kinetic energy E, assuming a resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? मेडिकल 2014 में आया है क्वेश्चन नंबर 136 एंड दीज आर द गिवन ऑप्शंस। देखें, फिर वही फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है के एस डिवाइडेड बाई के पी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि एंगल हमें गिवन है। तो आप लोग अगर इसमें एंगल पुट करें ना, तो आपके पास आ जाएगा। देखिए, अगर आप इसमें एंगल पुट करें कॉस स्क्वायर 45, तो आपको पता है कॉस 45 क्या है, 1/√2। इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, आप √2 का स्क्वायर ले ले तो ये हाफ आ जाएगा। ठीक है, यानी के एस और के पी के दरमियान जो रेशो है दिस इज हाफ। हाफ का क्या मतलब है? हाफ का मतलब है 50%। 1/4 का मतलब है 25%। 3/4 का मतलब है 75%। ठीक है ना? तो याद रखिए, अगर एंगल 45 है तो व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, तो इधर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका 50% होगा, यानी E/2 होगा। तो E/2 का मतलब है, या 1/2 का क्या मतलब है, 0.5। ठीक है, 0। यानी याद रखें, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंकें, तो इधर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। तो हाफ का मतलब है 50%। क्लियर? अब अगर फॉर एग्जांपल ये इधर इस तरह जाए कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और आप इसे 45 से फेंके, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी हियर? तो 50 जूल, यानी इसका हाफ। अगर इधर काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 1000 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल है, और कहते हैं अगर आप इसको 45 डिग्री एंगल से फेंके, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी हियर? तो 500, यानी इसका हाफ। तो हाफ का मतलब है 50%। तो कौन सा सही है? 0.50 ई, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ओके। एमसीक्यू नंबर 9 है, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन the height of a projectile is equal to half of the range. We are interested in angle. Okay, we have to calculate the angle. हमें गिवन है कि जो हाइट है वो रेंज का हाफ है। तो देखो, ये हमें गिवन है कि हाइट जो है ये रेंज का हाफ है, रेंज का हाफ। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल। तो देखो, हाइट का या मैक्सिमम हाइट या हाइट का फार्मूला है VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G, और ये है हाफ। और रेंज का फार्मूला है VI² डिवाइडेड बाय G साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा नॉट स्क्वायर। ओके, तो आप लोग देखिए, ये VI² बाय G, VI² बाय G के साथ कैंसिल, और ये हाफ हाफ के साथ कैंसिल। तो हमारे पास इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन 2 थीटा ये ट्राइगोनोमेट्री में फार्मूला है, हमने वो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक साइन थीटा के साथ कैंसिल, और इधर साइन थीटा रह जाएगा, इधर 2 कॉस थीटा रह जाएगा। ये कॉस थीटा नीचे आ जाएंगे, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टेंजेंट थीटा विच इज 2। अगर आप थीटा कैलकुलेट करें तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स
2। तो याद रखिए दिस इज अप्रोक्सीमेटली 63.5 डिग्री। याद रखिए हाँ क्या नाम है, टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसी वजह से ये जो मशहूर एंगल्स हैं या इनके वैल्यूज हैं, ठीक है ना, यू शुड रिमेम्बर। तो ये आपको याद रखना चाहिए, बल्कि आपको याद होना चाहिए कि अगर हाइट r/2 के बराबर है तो किस एंगल पर बराबर होगा, 63.5। ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ओके, दिस इज MCQ नंबर 10। लिखा है कि फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेंज। हमें ये गिवन है कि हाइट बराबर है 1/4 ऑफ द रेंज। तो आपको पता है हाइट या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G, और ये है 1/4 एंड दिस इज VI² बाय G साइन 2 थीटा। ये VI² बाय G VI² बाय G के साथ कैंसिल करो, तो इधर आ जाएगा हाफ साइन स्क्वायर थीटा, और यह आ जाएगा 1/4 और साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ हाफ साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा, और दिस इज 1/4, और ये साइन 2 थीटा का मतलब है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्राइगोनोमेट्री में फार्मूला है। तो ये देखिए ये 2 2s are 4, दिस विल बी हाफ साइन थीटा, और इधर भी आ जाएगा हाफ एंड दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इफ यू सी ये साइन थीटा के साथ कैंसल, और ये हाफ हाफ के साथ कैंसल, इधर साइन थीटा रह गया, इधर कॉस थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यहां से भी पता चलता है कि एंगल शुड बी 45, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 के बराबर है। लेकिन ये मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाता है 1। व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इट इज टेंजेंट थीटा एंड दिस इज 1, so theta is written as tangent inverse 1। आपको पता है tangent 45 is 1, तो tangent inverse 1 is 45, tangent inverse 1 is 45। तो याद रखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा MCQ नंबर 11, a ball is projected upwards, its acceleration at the highest point is। देखिए अगर आप किसी बॉल को इस तरह ऊपर फेंके, आप इसे बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंके, फिर भी इट्स ओके, और अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो फिर भी, दोनों में याद रखिए अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो आपको पता है ये प्रोजेक्टाइल अगर या बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम 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 कम, यहाँ पर वेलोसिटी इज जीरो। याद रखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज मैक्सिमम। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, द चेंज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम मीन्स कि द बॉडी इज डीसेलेरेटेड एट दिस पॉइंट। तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब है अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो फिर भी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो नीचे है। और अगर आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग देखें ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज अ होल यानी Vfx plus Vfy, this velocity is tangential to the path at each and every point. This velocity is tangential,
लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कम, हॉरिजॉन्टल रिमेन्स द सेम। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बाय टाइम नहीं है, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल है। इसी वजह से यहाँ पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड। देखिए एक बात आप याद रखिए, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो याद रखिए इट इज डीसेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब है इट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउनवर्ड, इसका मतलब है द बॉडी इज एक्सेलरेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉडी इज डिसेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन। तो याद रखिए यहाँ पर वेलोसिटी अगर जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी, द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो फिर भी एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। और अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फिर आप देखिए फोर्स नीचे, वेलोसिटी नीचे, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डाउनवर्ड। लेकिन बॉडी अगर ऊपर जा रही है फिर भी एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, बॉडी अगर नीचे आ रही है फिर भी एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। इसी वजह से हम कहते हैं कि जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। वाई? Because gravitational force is always downward. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो याद रखिए इसका सही ऑप्शन है डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ऑप्शन सी। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 14 वी आर गोइंग टू डू अदर एमसीक्यूज इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।